हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 11th के लिए चैप्टर 10 बुक 1 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली का सेकंड वीडियो आज हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहला टॉपिक क्या बोलता है? पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल। यानी जो एयर है हमारी, जो एयर या विंड जो हमारी बहती है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी है, उसको कौन कौन से फोर्स उस पर एक्ट करते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। कहता वायुमंडलीय दाब यानी एयर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है में भिन्नता के कारण, उसमें क्योंकि डिफरेंस है, अलग अलग जगह पर वो अलग अलग प्रेशर होता है, के कारण ही वायु गतिमान होती है। ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो वायु है हमारी वो चलती है। और क्षैतिज दिशा में चलने वाली वायु को ही पवन कहते हैं। यानी जो क्षैतिज दिशा में जो जमीन के साथ साथ बह रही है उसी को हम पवन कहते हैं। जो ऊपर की तरफ उठ रही है उसे हम पवन नहीं कहते हैं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की तरफ गतिमान होती हैं। यानी जहाँ पर हाई प्रेशर है और जहाँ लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही हमेशा जो पवनें हैं वो चलेंगी। जैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा का गति होती थी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा बहेगी, इसी प्रकार वायु भी है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा गतिमान रहती है। यानी पवनें जो चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। इस बात को ध्यान में रख लो ध्यान से, क्योंकि आगे इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है ये। अब पृथ्वी तल यानी पृथ्वी की जो सतह है पर धरातलीय विषमताएं हैं। धरातलीय विषमताएं क्या? कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर रेत है, कहीं पर पहाड़े हैं, पहाड़ है, कहीं पर बर्फ़ के पहाड़ हैं। हर तरह की अलग अलग विषमताएं यहाँ पाई जाती हैं, कहीं पठार हैं। उसके कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। अब मान लो पवनें चलती हुई आ रही हैं, अचानक उसके रास्ते में पहाड़ आ गए तो स्पीड में कमी आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से या पेड़ पौधे जो होते हैं, कहीं पर पेड़ पौधे हैं, कहीं पर सपाट मैदान है, अब जहाँ पेड़ पौधे आ रहे हैं वो भी उसमें घर्षण पैदा करते हैं, वो भी उसकी गति को प्रभावित करते हैं। और पृथ्वी का जो घूर्णन बल है, रोटेशन फोर्स, भी पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या? जो पृथ्वी है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पृथ्वी है, ये अपने, इसका जो अक्ष है, ये अपने अक्ष पर चारों तरफ ये घूम रही है। यानी ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है लगातार। तो ये जो पृथ्वी का घूमना है अपने अक्ष के चारों तरफ, इसको बोलते हैं घूर्णन गति। और ये भी किसकी, जो पवनें हैं उनकी गति को, उनके बहने की गति को ये भी प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिसिस बल कहा जाता है। आगे बात समझ में, ये मेन यहाँ पर टॉपिक है कि कोरियोलिसिस बल हम किसे कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल लगता है किस पर? पवनों पर, उसे हम कोरियोलिसिस बल कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कोरियोलिसिस बल क्या होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें तीन संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। जो क्षैतिज दिशा में यानी पृथ्वी के साथ साथ जो पवनें बह रही हैं, एक तो होती है पृथ्वी से ऊपर उठती चली जा रही हैं वायुमंडल की तरफ, एक होती हैं जो पृथ्वी के साथ साथ बह रही हैं। जो पृथ्वी के साथ जो बहने वाली पवनें हैं, तीन प्रभावों का परिणाम है। नंबर एक है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या होती है? दो स्थानों के प्रेशर में, एयर प्रेशर में जो अंतर होता है उसे हम दाब प्रवणता कहते हैं। एक घर्षण बल, घर्षण बल यही जो उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, तथा कोरियोलिसिस बल, एक कोरियोलिसिस बल ये हो गया जो घूर्णन गति के कारण लग रहा है। तो ये तीन बल हैं या तीन प्रभाव हैं जो किसी भी पवन पर या वायु पर, बहती हुई वायु पर, उसकी दिशा और उसके वेग में प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे की ओर प्रवाहित करता है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पवनों को जमीन की तरफ खींचता है, वो ज़्यादा ऊपर उठने उन्हें नहीं देता। ठीक है, ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। आगे अब दाब प्रवणता, ये जो हमने तीन चीज़ यहाँ पर करी हैं, ये जो तीन चीज़ हैं अब इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो दाब प्रवणता है, दाब प्रवणता, ठीक है, घर्षण बल और कोरियोलिसिस बल, ये होते क्या हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अब हम जानेंगे। दाब प्रवणता क्या होती है? मान लो ये पृथ्वी पर एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। यहाँ पर जो दाब है वायुदाब और यहाँ पर जो वायुदाब है, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम दाब प्रवणता कहते हैं।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर दाब में अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। मान लो यहाँ पर क्या है, 100 मिलीबार आपका दाब है, और यहाँ पर ये दूसरा स्थान आ गया, यहाँ पर 115 मिलीबार दाब है। तो दाब प्रवणता कितनी हुई, 115 में से 100 को माइनस कर देंगे तो 115 माइनस 100, दाब प्रवणता आ गई 15 मिलीबार। इस तरह से मिलीबार में ये निकाली जाती है। तो समदाब रेखाएं यदि पास पास हैं, समदाब रेखाएं कौन सी होती हैं, जो समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं और मानचित्र पर खींची जाती हैं। अगर वे ज़्यादा नज़दीक हैं तो समझ लो दाब प्रवणता अधिक है, अगर वे दूर दूर हैं तो दाब प्रवणता कम है। घर्षण बल, अब घर्षण बल आपको पता ही है, यह पृथ्वी की गति को, पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण बल अधिक होता है क्योंकि धरातल पर विषमताएं बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पर पेड़, कहीं पर मरुस्थल, कहीं पर पहाड़, कहीं पर घाटियाँ और कहीं पर पठार, ये इस तरह की चीज़ें। तो इसका जो प्रभाव है धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही देखा जाता है। 3 किलोमीटर के बाद घर्षण बल कार्य नहीं करता है, ना के बराबर होता है। और समुद्र तल पर तो घर्षण बल न्यूनतम होता ही है क्योंकि समुद्र तल पर तो खाली पानी पानी होता है, पानी हर जगह पानी पानी, तो वहाँ तो और तो कुछ विषमताएं है ही नहीं वहाँ पर, तो इसलिए समुद्र तल पर यह न्यूनतम होता है। और धरातल पर यह 3 किलोमीटर के बाद जाके न्यूनतम हो जाता है या अप्रभावी हो जाता है। अब है कोरियोलिसिस बल, जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। देखो कोरियोलिसिस बल, पवन सदैव समदाब रेखाओं के आर पार उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर ही नहीं चलती, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर तो चलती ही चलती हैं, लेकिन कहता इसका और भी कारण है, वे पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित भी हो जाती है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो इसका मीनिंग ये हुआ, ये हमारी पृथ्वी है और ये मान लो इसकी एक्सिस है और इस डायरेक्शन में ये घूम रही है, ठीक है। यानी पृथ्वी जो है हमारी इस तरह से, ये इस तरह से घूम रही है, गोल गोल इस तरह से, ठीक है। तो जब पवनें हैं, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गई, जब पवनें हमारी इस डायरेक्शन में ऐसे चलेंगी, ऐसे चल रही हैं, तो जब पृथ्वी यहाँ से पार करेंगी तो ये थोड़ा सा इधर को घूम जाएंगी क्योंकि पृथ्वी उस तरफ को घूम रही है। तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी इनकी दिशा हमारी चेंज होती है। अब मान लो उधर से डायरेक्शन, अगर उधर से आ रही है पवनें तो किधर को जाएंगी, इधर को जाएंगी, क्योंकि पवनें हमारी, वो पृथ्वी हमारी उस डायरेक्शन में घूम रही है। तो यानी ये सिर्फ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ही नहीं चलती, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ तो चलेंगी, साथ ही साथ क्या होता है, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी विक्षेपित हो जाती है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। अभी जो मैंने आपको बताया, मान लो इधर से आ रही है, अब क्योंकि पृथ्वी इस डायरेक्शन में घूम रही है तो भूमध्य रेखा पार करते ही ये इधर को हो जाएंगी। ऊपर से आ रही है तो भूमध्य पार करते ही इधर को हो जाएंगी, जिस डायरेक्शन में पृथ्वी घूम रही है उसी डायरेक्शन में ये विक्षेपित हो जाती हैं। इसका मीनिंग ये हुआ। नेक्स्ट, वे पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी विक्षेपित हो जाती हैं। पवनों के इस विक्षेपण को कोरियोलिसिस बल या प्रभाव कहते हैं। ये जो घूर्णन गति के कारण पवन अपनी डायरेक्शन से विक्षेपित हो जाती है, यानी अपने मुड़ जाती हैं। डायरेक्ट विक्षेपण का मतलब मुड़ जाना, तो इसी को हम कोरियोलिसिस बल कहते हैं। इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। देखो जब ऊपर जा रहे थे तो कैसे मुड़ जाती हैं, इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, और जब ऊपर से आ रही हैं तो ये इस डायरेक्शन यानी बाईं ओर मुड़ जाएंगी, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर ये मुड़ जाती हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है तो विक्षेपण भी अधिक होगा, जितनी तेजी से हवा आ रही है उतनी तेजी से वो मुड़ेगी भी। कोरियोलिसिस बल का प्रभाव विषुवत पर शून्य तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी विषुवत रेखा के पास ये शून्य होता है और ध्रुवों पर ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो घूर्णन का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर पड़ता है बजाय कि बीच के। इस विक्षेप को, यानी ये जो विक्षेपण है, ये जो मुड़ना है पवनों का, सन 1044 में फ्रांसीसी फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, ये याद रखना। अतः इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि कोरियोलिसिस बल के नाम से पूछा जाए या फेरेल के नियम से पूछा जाए तो आपको यही आंसर इसमें देना है। कोरियोलिसिस बल दाब प्रवणता के समकोण कार्य करता है, यानी जिस डायरेक्शन में दाब प्रवणता लग रही है कोरियोलिसिस बल उससे 90 डिग्री के एंगल में काम करेगा। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण होता है। जो समदाब रेखाएं हमारी होती हैं, जो मैंने मानचित्र में आपको दिखाई रखी हैं, दाब प्रवणता
उसके समकोण होता है, और दाब प्रबलता के समकोण क्या हुआ, कोरियोलिसिस बल हुआ। तो समदाब रेखाएं और कोरियोलिसिस बल एक दूसरे के पैरेलल से हो जाती हैं। तो जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी, पवनों का वेग भी उतना ही अधिक होगा, और पवनों की दिशा भी उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। यानी दाब प्रवणता से ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दाब प्रवणता अधिक होगा, पवन ज़्यादा मुड़ेंगी, ठीक है, और उसका वेग भी उतना ही अधिक होगा, और उसकी दिशा भी उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी, यानी उतनी ही ज़्यादा मुड़ जाएगी। इन दोनों बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब वाले क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द रहती हैं। क्योंकि ये एक दूसरे के समकोण होते हैं, तो जहाँ निम्न वायुदाब बना हुआ है वहाँ पवनें इसी बल के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, इनसे ज़्यादा दूर नहीं हो पाती। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिसिस बल शून्य होता है। क्यों? क्योंकि वह वायुदाब निम्न होता है, बिल्कुल निम्न वायुदाब होता है इसलिए। और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते, साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, इनको हम चैप्टर के लास्ट में टॉपिक दे रखा, वहाँ ध्यान से इनको पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ लो और वीडियो को दोबारा चलाकर दोबारा समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आगे इस चैप्टर में इनका यूज बहुत होने वाला है। अब आ गया वायुदाब और पवनें, एयर प्रेशर एंड विंड्स। देखो, पवनों का वेग और उनकी दिशा, यानी पवनों की स्पीड और उनकी डायरेक्शन, पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का ही परिणाम है। जिन ताकतों ने इन पवनों को उत्पन्न करा है, यानी जिनकी वजह से बह रही हैं, तो ये उसी का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनों पर धरातलीय घर्षण बल प्रभाव ना के बराबर होता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा घर्षण बल वाले में कि 3 किलोमीटर के बाद घर्षण बल लगभग ना के बराबर हो जाता है। और पवनें मुख्यतः दाब प्रवणता और कोरियोलिसिस बल के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। 3 चीज़ थी हमारी पवनों को और इसकी डायरेक्शन और स्पीड को नियंत्रित करने वाली, क्या क्या थी, दाब प्रवणता, घर्षण बल और कोरियोलिसिस बल। लेकिन जब 3 किलोमीटर ऊपर उठ गए वहाँ तो घर्षण बल तो बाहर ही निकल गया, है ना, घर्षण बल का तो कोई काम ही नहीं रहा। तो क्या चीज़ 3 किलोमीटर से ऊपर क्या चीज़ काम करती है, दाब प्रवणता और कोरियोलिसिस बल, और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर काम करते हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण बल का प्रभाव ना हो, ठीक है, यानी समदाब रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं और घर्षण बल तो काम ही नहीं कर रहा, तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिसिस बल से संतुलित हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर ये काम करते हैं, तो ये संतुलन बन जाता है, जिसके कारण पवनें समदाब रेखा के समांतर बहने लगती हैं। तो यही मैंने आपको बताया, ये बहेंगी, समांतर ही बहेंगी हमेशा। अभी ऊपर भी बताया था मैंने। ये थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने चित्र बना के दिखा रखा है। इधर ये उत्तरी गोलार्ध दे रखा है और ये दक्षिणी गोलार्ध। सी का मतलब है कोरियोलिसिस बल, वी का मतलब है भूविक्षेपी पवन, और पीएच का मतलब है क्षैतिज दाब प्रवणता। तो ये हमारी क्षैतिज दाब प्रवणता है। अब क्षैतिज दाब प्रवणता जो है क्षैतिज दिशा में लगेगी, और ये हमारा सी जो है कोरियोलिसिस बल है, और ये हमारी पवन बहने की डायरेक्शन है। इसी तरह से ये इधर दिखा रखा है, ये बाकी प्रेशर है, ये 708 मिलीबार, ये 704 मिलीबार। तो दाब प्रवणता इस डिफरेंस की वजह से ही दाब प्रवणता क्रिएट होती है। तो ये चित्र बना के दिखा रखे हैं। कहते यह पवनें, अब ये जो पवनें बह रही हैं कौन सी, ये वाली, जिसके कारण पवनें समदाब रेखाओं के समांतर बहने लगती हैं, ये जो पवनें हैं ये भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती हैं। तो आप क्या लिखोगे, जब दाब प्रवणता बल और कोरियोलिसिस बल से समदाब रेखा, यानी यहाँ से लिखना शुरू करोगे, समदाब रेखाएं सीधी हों, घर्षण बल ना के बराबर हो, तो दाब प्रबलता बल और कोरियोलिसिस बल से संतुलित हो जाता है, जिसके कारण पवनें समदाब रेखाएं के समांतर बहने लगती हैं। इन पवनों को भूविक्षेपी पवनों के नाम से जाना जाता है। ये 3 पॉइंट इसमें आते हैं। आगे बोलता है कि निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। यानी जहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर हमारा निम्न दाब क्षेत्र है, अब इसके चारों ओर पवनें बह रही हैं ऐसे, ये तो ये क्या करती हैं, ये जो पवनें इस तरफ बह रही हैं इसको हम चक्रवाती परिसंचरण कहते हैं, और ये चक्रवात पैदा करती हैं। उच्च दाब क्षेत्र के चारों ओर
जब पवन परिक्रमण करती हैं तो ये प्रति चक्रवाती संचरण कहलाता है। यानी ये जब निम्न दाब है बीच में, जब इसके चारों तरफ पवनें घेर रही हैं तो ये हो गया चक्रवात। और जब अगर बीच में उच्च दाब है, हाई प्रेशर है बीच में, इसके चारों तरफ जब पवनें बहती हैं तो ये होता है प्रति चक्रवात। तो ये पॉइंट भी याद रखने वाले हैं कि चक्रवाती परिसंचरण क्या होता है और निम्न क्या नाम है प्रति चक्रवाती संचरण क्या होता है। देखो यहाँ पर आपको बता भी रखा है, चक्रवात प्रति चक्रवात कहता केंद्र में, चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होगा, निम्न, ठीक है। और ये घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, ऐसे मान लो यहाँ पर ये निम्न है तो ये इस डायरेक्शन में, हवाएं इस डायरेक्शन में ऐसे चलती हैं, ठीक है। और उच्च घड़ी की सुई की दिशा के दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई का अनुरूप। ऐसे ही जब प्रति चक्रवात होता है उसमें उच्च वायुदाब होता है बीच में, और ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के साथ चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई से विपरीत चलता है। इन दोनों के कारण पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती है, ठीक है। ये ऊपर हमने सारणी से देख लिया। आगे बोलता है निम्न वायुदाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होती है, यानी वहाँ पर वायु इकट्ठी होकर ऊपर उठती है। निम्न वायुदाब जो क्षेत्र, देखो ये अभिसरण, निम्न वायुदाब जो क्षेत्र है, ये मान लो ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है तो यहाँ पर वायु आएगी और ऊपर उठना शुरू हो जाएगी और वायु का अपसरण होता है निम्न वायुदाब क्षेत्र पर। और जो हमारा उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, ठीक है, जो उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है वहाँ पर वायु का अवतलन होता है। जैसे इधर हमारा उच्च वायुदाब क्षेत्र है तो पवनें यहाँ भारी होकर यहाँ से भारी हुई, यहाँ से भारी हुई और ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देती हैं। अवतलन मतलब उस उच्च वायुदाब की तरफ हमारी ये पवनें चलनी शुरू होती हैं। निम्न वायुदाब से ऊपर उठती हैं तो इसको अभिसरण बोलते हैं, और अपसरण होता है उसको अवतलन बोलते हैं, ठीक है। ये अपसरण और ये अवतलन, यानी ये अवतलन हो रहा है और ये अपसरण हो रहा है, या अभिसरण हो रहा है, सॉरी, ठीक है। इस तरह से हम इसको बोल देते हैं। और आगे अभी बताता हूँ इसके बारे में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, निम्न वायु दाब जो क्षेत्र है वहाँ से वायु ऊपर उठती है और उसे अपसरण कहते हैं। उच्च वायु दाब जो क्षेत्र होता है वहाँ वायु नीचे की तरफ आती है भारी होकर और इसे अवतलन हम कहते हैं, इसको अवतलन हम कहते हैं। तो आगे बोलता है कि अभिसरण यानी कन्वर्जेंस के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ और वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है, जो बादल बनने व वर्षण के लिए अति आवश्यक है। संवहन धाराएं जैसे ये ऊपर उठ रही है पर्वतों के साथ साथ, ये पर्वत है हमारे, ये पर्वत है और पर्वत के साथ साथ जब वायु चलती है ऐसे भी होती है। और वाताग्र क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप यहाँ पर अपसरण और अवतलन हमने यहाँ पर ध्यान दिया कि अपसरण में वायु ऊपर उठती है निम्न वायुदाब क्षेत्र से और अवतलन में वायु नीचे आती है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेन समझने वाली है, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो इसके ऊपर है, वायुदाब पेटियों के बारे में हम पढ़ेंगे और व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें वगैरह क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसे मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को आप ध्यान से समझो। आप हो सकता है एक बार में आपको सारी बातें समझ में ना आए तो 2-3 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को और अपने साथियों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।